आप सभी का सिविल सर्विसेज विद ज़की में स्वागत है। और जैसा कि जानते हैं आप हर हफ्ते हम आपके लिए वीडियो लाते हैं और ये बेसिकली 2023 का पीटी के लिए संबंधित वीडियो है। और ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के जो रिसर्च होते हैं उसको हम पढ़ के आपके लिए और काफ़ी मेहनत करके इसको हम लाते हैं। और आप देख सकते हैं कि मार्केट में जितने भी अवेलेबल है उसमें इस तरह का एनालिसिस आपको नहीं मिलेगा। तो ये एक खासियत है हमारे वीडियो का और आप खुद देख सकते हैं कि इसमें हम कितना मेहनत लगाते हैं। इसलिए प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं वहाँ इस ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। और एक आप जैसा कि समझते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें जानकारी मिलेगी और हमारे YouTube पे आपको ढेरों सारे वीडियो मिलेंगे। और आप जानते हैं कि हम आपके लिए बेस्ट ग्राफिक्स, बेस्ट एनिमेशन इस तरह का ला के देते हैं ताकि आपको हर तरह का कंसेप्ट बहुत ही आसानी तरीके से क्लियर हो जाए। इसके बाद भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप डेफिनेटली हमारे ये ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और इस ऐप पे आप डायरेक्ट हमसे मिल सकते हैं। लाइव क्लासेस होते हैं और इसमें हम फ्री लाइव क्लासेस देते हैं। आप डेफिनेटली उसमें देखेंगे कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप डेफिनेटली ज्वाइन करेंगे। तो आप देखिए कि जैसा कि पिछले साल 22 क्वेश्चन सीधा आया था हमारे इससे, तो वैसे ही 22 क्वेश्चन नहीं आ गया था। तो बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है सिविल सर्विस की तैयारी में और इसके लिए जो रणनीति बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए देखते हैं कि आज के हमारे टॉपिक में हम क्या क्या चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो नंबर 1 में ज्वालामुखी उद्गार का सबसे विनाशकारी भाग, यानी ये ज्वालामुखी विस्फोट हुआ इसका विनाशकारी भाग क्या था, एक ये। दूसरा, नासा के उपग्रह ऑरा से एकत्रित किया गया डाटा, ये क्या था। उसी तरह से देखेंगे ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल का ठंडा होना। उसी तरह से देखेंगे ओजोन और मीथेन की मात्रा में कमी देखी गई, इस पे भी चर्चा करेंगे। और टोंगा विस्फोट के द्वारा बनाए गए विश्व रिकॉर्ड, इन कौन से ऐसे विश्व रिकॉर्ड थे जो इस विस्फोट के द्वारा बनाए गए, जैसे कि सबसे तेज वायुमंडलीय तरंगों का उत्पन्न होना, मेटियो सुनामी होना। मेटियो सुनामी आखिर क्या है इसको भी हम लोग चर्चा में करेंगे। कार्बन रेखा के ऊपर शक्तिशाली हवाएं हैं और सबसे ऊंचा प्लम रिकॉर्ड किया गया। तो ये सारी चीजें क्या है इस पर जरूर आप शामिल हो। और इसको हम ये भी देखेंगे कि ये सारी चीजें आपको पढ़ने से यूपीएससी में क्या फायदा होगा, यूपीएससी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। और उसके लिए हम आपको देंगे यूपीएससी के लिए प्रश्न और उसके बाद हम आपको देंगे पिछले प्रश्न का उत्तर, यानी जो मैंने आपको भी पिछला वीडियो में पूछा था इस वीडियो में। तो इस वीडियो में जो मैंने आपसे पूछा था उसका उत्तर आपको हम आज देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कॉन्टेक्स्ट के बारे में, संदर्भ के बारे में। तो 15 जनवरी को हांगा हापाई ज्वालामुखी फट गया और ये जबरदस्त फटा। अब तक का ये सबसे शक्तिशाली विस्फोट था। यानी आप ये कर सकते हैं कि इसका जो ताकत था, पावर था, वो हिरोशिमा पर गिराए गए 100 बम के बराबर था। यानी हिरोशिमा पर जानते हैं परमाणु बम जो गिरा था तो कितना भयानक तबाही हुई थी, उस वक्त मानव द्वारा किया गया सबसे बड़ा विस्फोट था। तो अब आप सोचिए कि लगातार वैसा 100 बम गिराया जाए और तब जो इफेक्ट होगा उसके बराबर इफेक्ट था। तो कितना बड़ा ये था। और इससे क्या हुआ कि शॉक वेव यानी प्रघाती तरंगें चारों तरफ वायुमंडल में चली गई और इतनी तेजी से गई कि वायुमंडल के ऊपर सैटेलाइट को ऐसा लगा कि वायुमंडल में घंटी बज रहा। तो ये सारे जो थे और आसपास के जो तट थे वो पूरी तरह से तबाह हो गए, सुनामी पैदा हुआ। लेकिन खासियत ये रही क्योंकि ये पैसिफिक ओशन में हुआ था और टोंगा द्वीप से थोड़ा दूर था और ये जो द्वीप है हांगा टोंगा हापाई जो नया द्वीप बना था ये 2015 में ही पैदा हुआ था। तो इस पर कोई आबादी थी नहीं, ये नया द्वीप बना था और 7 साल के बाद तबाह हो गया। तो इसीलिए यहाँ इस विस्फोट से इंसानी के जान माल का नुकसान बहुत कम हुआ। थोड़ा सा उसका शॉक वेव चला तो आपको अर्जेंटीना के आसपास आके, चूंकि ये पूरे वैश्विक लेवल पे पहुंचा था, तो 2-4 मछुआरे मारे गए थे। उसके अलावा कोई इसमें हताहत नहीं हुआ इतना बड़ा विस्फोट में। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसका जो विस्फोट हुआ था उसको देखते हैं। आप जानते हैं हम आपके लिए बेस्ट ग्राफिक्स और एनिमेशन लाते हैं, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, तो इसको हम इस तरह से देखेंगे। ये देखिए, ये आपका, तो ये आपका जो था यहाँ पे आगे देखेंगे ये पैसिफिक ओशन में, यहाँ देखिए, यहाँ आपका ये देखिए, यहाँ ये पूरा विस्फोट
हुआ। और यहाँ विस्फोट होने के बाद ये देखिए, और इसको अगर हम एक ग्लोब पे देखेंगे तो इतना बड़ा था कि अर्थ का इतना छोटा सा ग्लोब, यहाँ देखिए, यहाँ ये देखिए विस्फोट। और ये पूरा आपको वायुमंडल में काफी ऊंचाई तक फैल गया। और फैलने के बाद ये देखिए, ये है आपको 6 जनवरी 2022 का फोटो उसी, और ये देखिए, और ये 18 जनवरी का पूरी तरह से तबाह हो गया। ये जो आप देख रहे थे पूरा तबाह। तो ये जो है आप देखिए वो तबाह हुआ तो चारों तरफ उसके मलबे फैल गए थे, और ये मैक्सर सैटेलाइट से लिया गया पिक्चर है, तो ये आप देख सकते हैं इसको। उसी तरह से आगे हम देखेंगे तो ये देखिए, ये अप्रैल 2021 का फोटो है। धीरे धीरे ये बढ़ता गया और यहाँ तक आ गया। और ये देखिए, ये आपको 2022 का फोटो है, 6 जनवरी का। और फिर फाइनली आप ये देखिए कि 15 जनवरी को यानी 18 जनवरी को ये फोटो लिया गया है सैटेलाइट से। अब ये देखिए कि ये 29 दिसंबर का फोटो है वहां के बंदरगाह का, और वही देखिए 18 जनवरी का फोटो है वहां के बंदरगाह का, किस तरह से तबाही मचाया है। उसी तरह से टोंगा के आसपास जो टोंगा का लोग रहते थे वहाँ जो दूर चुके, वो द्वीप से दूर थे टोंगा को, वहाँ का ये देखिए पहले का 29 का, और अब ये देखिए ये 18 तारीख का है पिक्चर। ये पूरा राख से भर गया, ये पूरा ये ब्लैक हो गया, ये पूरा ब्लैक हो गया, पूरा भर गया। तो इतना जबरदस्त विस्फोट था कि वहां से करीब कितना दूर किलोमीटर ये था, वहां पे आके ये राख और ये हुआ। तो ये विश्व का अब तक का मानव इतिहास में दर्ज किया गया सबसे भयंकर, सबसे बड़ा विस्फोट था। तो चलिए देखते हैं इस उद्गार, इस विस्फोट का सबसे खतरनाक पहलू कौन से थे। तो चलिए इसको देखते हैं। ज्वालामुखी उद्गार का सबसे विनाशकारी भाग, तो इसको देखते हैं आखिर ये क्यों इतना विनाशकारी माना जा रहा है वैज्ञानिकों द्वारा। पहले उतना नहीं माना गया था, लेकिन अब इसलिए माना जाने लगा क्योंकि कुछ रिसर्च सामने आया। तो चलिए देखते हैं इस रिसर्च को। जब जनवरी में टोंगा जलमग्न ज्वालामुखी फटा तो राख और ज्वालामुखी की गैसों का व्यापक निकला। इससे पृथ्वी के वायुमंडल में 58,000 ओलंपिक आकार के जो स्विमिंग पूल होते हैं उसका जल वाष्प चला गया। अब सोचिए कितना ज्यादा गया। और इसी में हम देखेंगे तो अध्ययन के अनुसार यह जल वाष्प ज्वालामुखी विस्फोट का सबसे विनाशकारी हिस्सा हो सकता है, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा सकता है और साथ ही साथ ये ओजोन के परत को भी नुकसान कर सकता है, नष्ट कर सकता है। क्यों, कैसे, चलिए आगे देखते हैं इसी वीडियो में। तो इसको अगर हम देखेंगे तो इसमें जो रिसर्च आया, जो डेटा आया, वो नासा के ऑरा सैटेलाइट द्वारा एकत्र किया गया डेटा था। और इसमें हम देखेंगे अध्ययन में शोधकर्ताओं ने समताप मंडल में डाले गए पानी की मात्रा का आकलन किया और नासा के ऑरा ग्रह द्वारा को जो डेटा किया गया था, कलेक्ट किया गया था, उस पर स्टडी किया। तो हम लोग जानते हैं समताप मंडल जो है वो आपको क्षोभ मंडल से ऊपर होता है, और समताप मंडल से भी आगे मध्य मंडल तक ये गया था, और समताप मंडल में ही आपका ओजोन परत होता है। तो ये सारा पानी समताप मंडल में, हम लोग जानते हैं कि जो मौसमी गतिविधियां होती है वो आपको क्षोभ मंडल तक ही सीमित होती है, समताप मंडल तक सीमित नहीं होती है। तो क्षोभ मंडल क्या है, समताप मंडल क्या है, कार्बन लाइन क्या है, अगर ये सब आपको जानना हो तो आप हमारा ये पुराना वीडियो में जरूर देखेंगे। चूंकि अब हम आपको सारे तरह के वीडियो दे चुके हैं। एनसीईआरटी सीरीज मैंने दे दिया है, मेजर ज्योग्राफिकल कंसेप्ट सीरीज दे दिया है। तो हर तरह का सीरीज आप जाएंगे तो हमारे चैनल पे सैकड़ों वीडियो मौजूद है। अब आपका फर्ज बनता है कि अपने टीचर का सम्मान करते हुए आप इसको प्लीज़ अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। और आप लोग वीडियो अच्छे खासे तादाद में आप देख रहे हैं, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि देखने के साथ साथ कमेंट भी ज़रूर कीजिए, ताकि हम आपको और अच्छे वीडियो प्रोवाइड करें और इस तरह की जानकारी। अब देखिए, ये जो आपको हम टोंगा के बारे में दे रहे हैं, इस तरह का आपको कहीं जानकारी अन्यत्र नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें मैंने कई रिसर्च पेपर पढ़े हैं, उसके बाद जाके एक एक करके हमने इसको सेलेक्ट किया है। तो इसमें काफ़ी मेहनत लगता है, 2 बजे रात तक हमको जागना पड़ता है, तब जाके ये सारी चीज़ें बनती है। तो आप इसकी इंटेंसिटी समझ सकते हैं। तो आप भी अगर आईएएस तैयारी करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा, इसीलिए हमेशा हम आपके मदद के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। तो चलिए, तो ये जो था, ये उपग्रह के डेटा से ये पता चला कि 1,60,900 टन अतिरिक्त जल जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में चला गया। और वो कितना ऊपर तक गया, ये जल 53 किलोमीटर तक। अर्थात आप समझ लीजिए कि जो मध्य मंडल है, यानी जो 50 से शुरू होता है 80 तक जाता है मध्य मंडल, तो
मध्य मंडल में वो चला गया था ये, तो अधिकतम ऊंचाई तक ये पानी पहुंचा था। आगे देखेंगे इसी में, तो यह समताप मंडल के पानी का सबसे बड़ा और उच्चतम इंजेक्शन था, यानी सबसे बड़ा और उच्चतम इंजेक्शन, यानी जो नीचे से गया ऊपर तक था, जिसे उपग्रहों ने मापा। तो अतिरिक्त जलवाष्प, आमतौर पर जो जलवाष्प, चूंकि समताप मंडल में जलवाष्प बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन ये 10% और अतिरिक्त हो गया, यानी जितना है उसका 10% के बराबर ये सिर्फ एक ये टोंगा वाला पहुंचा दिया। तो ये आधे दशक तक वहां रहेगा, और ये जो स्ट्रेटोस्फीयर में चला गया हम जानते हैं, उसी में ओजोन लेयर भी है, तो ये आपको आधा दशक यानी हाफ डिकेड तक ये रहेगा। तो ये भी काफी साइंटिस्ट के लिए बहुत ही चिंता के विषय है। चिंता का तो देखेंगे ज्वालामुखी और वायुमंडल का ठंडा होना। तो नॉर्मल ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है सामान्य तौर पे, बड़े ज्वालामुखी के विस्फोट से क्या होता है कि वायुमंडल ठंडा होता है। आमतौर पर बड़े ज्वालामुखी विस्फोट से बड़ी मात्रा में राख और सल्फर निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड, जो वायुमंडल में परावर्तित यानी रिफ्लेक्टिंग कंपाउंड को उत्पन्न करता है। ये ज्वालामुखी उप उत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट जो है सूरज की रोशनी को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोक सकता है, और जिससे जब वो पृथ्वी नहीं रोकेगा तो पृथ्वी ठंडा हो जाएगा, सूरज को रोशनी नहीं आएगा पृथ्वी तक, तो जिससे वायुमंडल ठंडा हो सकता है। हालांकि टोंगा विस्फोट जो है वो ये आश्चर्यजनक रूप से जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसका निम्न स्तर पर उत्पादन किया। ये भी साइंटिस्ट के लिए बहुत सरप्राइज का था, आश्चर्य की बात था कि एक तो कम सल्फर डाइऑक्साइड इन्होंने उत्पन्न किया, और जो भी मलबा रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स जाके स्पेस में जाता वो नहीं जाके वो नीचे ही रह गया, यानी तुरंत जमीन पे गिर गया, और जो पानी था जिसको नहीं जाना चाहिए था वो काफी ऊंचाई तक पहुंच गया, जिससे क्या होगा कि अब ये कूलिंग के जगह वार्मिंग इफेक्ट करेगा। चलिए देखते हैं। तो परिणाम स्वरूप विशेषज्ञों ने शुरू में, तो अब चूंकि शुरू में ये था कि भाई सारी चीजें नीचे गिर गई और इसमें सल्फर कम मात्रा में निकला, तो वैज्ञानिक का था कि ये ठंडा वाला कोई खास प्रभाव नहीं करेगा, और जो हमारा वायुमंडल है उसमें सामान्य जलवायु पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अब साइंटिस्ट के कान खड़े हो गए ये रिसर्च से, क्योंकि अब ये इतना जो पानी गया स्ट्रेटोस्फीयर में तो ये तो डैमेज कर देगा, और ये रेडिएटिंग इफेक्ट करके, तो ये सबसे बड़ी बात थी कि अतिरिक्त पानी शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी कि विकिरण का प्रभाव, अब ये जो कूलिंग इफेक्ट था अब ये रेडिएटिंग इफेक्ट करेंगे, यानी विकिरण का प्रभाव करेगा, और इससे जैसे कि कॉमन ग्रीन हाउस गैस करता है, चूंकि ये ऊपर गया तो ग्रीन हाउस गैस बन जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि टोंगा विस्फोट ग्रह पर शीतलन के प्रभाव के बजाय वार्मिंग करेगा, यानी कूलिंग इफेक्ट के जगह ये वार्मिंग इफेक्ट करेगा अपनी पृथ्वी पे। तो ये काफी यूनिकनेस है इस विस्फोट में। तो ये विस्फोट एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोच सकते हैं कि ये कितना ये हो गया। तो ये सारी चीजें आगे देखते हैं। इसी में ओजोन और मीथेन की मात्रा में कमी होगी। तो एक अच्छी न्यूज और एक खराब न्यूज। तो सबसे पहले खराब न्यूज देखते हैं। तो खराब न्यूज ये हो गया कि शोधकर्ताओं ने जलवाष्प में इतनी तेज वृद्धि से समताप मंडल में ओजोन की मात्रा कम होगी, क्योंकि ओजोन परत को संभावित रूप से ये कमजोर करेगा, और कम होगा तो ओजोन परत डिफिनेटली कम होगा, और जो सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरण को रोकती है और हमारे जीवन की रक्षा करती है। अब ये ओजोन परत क्या है, ये किस तरह हमारे जीवन की रक्षा करती है, कौन से रेज को रोकती है, कौन से रेज को नहीं रोकती है। अल्ट्रावायलेट में भी कई तरह के रेज होते हैं। तो ये अगर आपको जानना हो और सारी चीजें जानना हो तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। हमारा ये पुराना वीडियो है, इसमें मैंने सारा विस्तार पूर्वक आपको बताया है। तो अब आप जाएंगे तो हमारे चैनल पे आपको सैकड़ों वीडियो मिल जाएगा, हर तरह से, विज्ञान पे है, पर्यावरण पे है, भूगोल पे है, आप हर वीडियो को देख सकते हैं। तो काफी मेहनत करके ये वीडियो सब हमने बनाया था, और आप लोग को जरूर फायदा होगा। आज नहीं होगा, अगले साल आप लोग को, या अगले साल जो 24 में दे रहे हैं, 25 में दे रहे हैं, उनको एहसास होगा। क्योंकि इसी तरह मैं 2020 में भी बोला था, 21 में भी बोला था, और अफसोस की बात है कि 2022 में भी आप लोगों को बताया था, लेकिन तब तो आप लोग बहुत कम हैं। और 2022 से सीधा 22 क्वेश्चन आया इसी वीडियो सीरीज से, और मैंने ये वीडियो सीरीज से जो सीधा 22 क्वेश्चन आया उसको मैंने बाजाबता हिंदी और इंग्लिश में एक साथ करके आप लोगों को दिया है, और वो दिया है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं कि कहाँ से आया। चूंकि मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, यही सबूत है हमारा सबसे बड़ा
कि मैं आज बता रहा हूँ आपका टोंगा के बारे में, आज आपको बता रहा हूँ मेटियो सुनामी के बारे में, और ये मेटियो सुनामी पूछ दिया, ठीक है, आपके ये कूलिंग इफेक्ट के बारे में पूछ दिया, ये सारी चीज पूछ दिया, तो आप कहेंगे क्या रे ये कहाँ से आया? तो मैं बताऊंगा कि आप देखिए फलां तारीख को मैंने आपको दिया था। तो इसी तरह मैंने इस जो एनालिसिस है इसमें मैंने आपको बताया है, जैसे मियावाकी वाला पूछा था, बहुत सारे ऐसे टॉपिक थे। तो आप लोग अभी भी, हाँ अभी भी संभल जाइए, इसलिए संभलने की बात मैं कर रहा हूँ कि जो कचरा आप लोग पढ़ते हैं, इतना ज्यादा पढ़ लेते आईएएस के लिए सब कुछ पढ़ना नहीं पढ़ना, उससे एक भी क्वेश्चन आएगा मैं गारंटी देता हूँ। आप लोग कहते अरे कौन सा रिकॉर्ड बना, कौन सा खेल में, ये सब खेल वाला आप नहीं पूछता है। आप प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, आप आईएएस अफसर बनने जा रहे हैं, एक क्लर्क नहीं बनने जा रहे हैं कि आपको हर डेटा रखना पड़ेगा। आपको समझ और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें कैसे होगा, इसीलिए आप जरूर हमारे ऐप को भी डाउनलोड करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और प्लीज अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं। तो चलिए देखते हैं। तो ये होता क्या है कि समताप मंडल में जो ओजोन है उसमें ये जो पानी जाएगा तो क्या करेगा, ये OH आयन में तब्दील हो जाएगा, और ये OH आयन क्या होगा, ओजोन को पकड़ लेगा। ओजोन हम लोग जानते हैं क्या होता है, O3 होता है। तो ऑक्सीजन का 3 अणु है, एक अणु इससे ले लिया तो ओजोन को डैमेज कर दिया। तो इसीलिए ये एक निगेटिव न्यूज है। अच्छी खबर ये है कि ये मीथेन को भी कम करेगा, क्योंकि ये मीथेन की मात्रा को कम कर सकता है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के लिए मुख्य, और ये जो जलवायु परिवर्तन है उसके लिए मीथेन सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस में से माना जाता है। तो इसका वही आप देखेंगे, ये OH आयन जो यहाँ ये करा था, वही OH आयन क्या करेगा, जो पानी लेगा और ये मिथाइल रेडिकल बनाएगा, जिससे मीथेन कम हो जाएगा, और मिथाइल रेडिकल बहुत लेस वार्मिंग इफेक्ट करता है। तो ये सारी चीजें, आगे चलते हैं। इसी में टोंगा विस्फोट द्वारा बनाए गए विश्व रिकॉर्ड, अब देखते हैं कौन कौन से विश्व रिकॉर्ड, और यहाँ हमने कई साइट का स्टडी करके 4 विश्व रिकॉर्ड आपके लिए लाए। नंबर 1 में है कि अब तक देखी गई सबसे तेज वायुमंडलीय तरंगें। तो ये बड़े पैमाने पर जो है, जो प्रेशर बिल्ट हुआ उससे वायुमंडल में तरंगें हुई, और ये हमारे वायुमंडल में अब तक देखी गई सबसे तेज तरंगें थी। ये 1158 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी, यानी 1158 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये वेव्स था। उसी तरह से देखेंगे तीव्र गति वाले मेटियो सुनामी हुआ, यानी तीव्र गति वाले मेटियो सुनामी हुआ जो समुद्र पार लहरें भेजी, जिससे छोटे तीव्र, जिसका अर्थ है ये, या मेटियो सुनामी क्या होता है, जिसका अर्थ है वायु दबाव में परिवर्तन से संचालित तरंगों की एक श्रृंखला। यानी ये मेटियो सुनामी जो है, इसको इंग्लिश में कहते हैं मेट्रोलॉजिकल सुनामी। मेट्रोलॉजिकल मीन्स मौसम विज्ञान संबंधित, यानी जो वायुमंडलीय गतिविधि है उससे संबंधित है ये। आप ये मेटियो सुनामी को गूगल पे ट्रांसलेट कर लेंगे तो आपको आएगा उल्कापिंड सुनामी। और अफसोस की बात है कि आप जो सड़क पे किताब देखते हैं ना, उसमें वो गूगल ट्रांसलेट ही होता है। आप जाके किसी भी कोचिंग, बड़े कोचिंग का मैं बात कर रहा हूँ, बड़े कोचिंग के भी आप नोट्स में देखेंगे तो वो लिखेगा उल्कापिंड सुनामी। भैया उल्कापिंड सुनामी क्यों बोल रहे होते? ये मेटियो सुनामी मेट्रोलॉजिकल सुनामी, मौसम विज्ञान संबंधित सुनामी तुम कह सकते हो, तो समझ में आता है, क्योंकि ये सुनामी प्रेशर से बनता है, जो वायुमंडल का प्रेशर है उससे बनता है और इससे संचालित होता है। तो ये अलग हुआ, न कि उल्कापिंड से बनाइए। तो दोनों के फर्क को समझिए। ये यूपीएससी समझता है, यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आप वो सड़क छाप से बनाएंगे और फिर बाद में चले जाएंगे अदालत, यूपीएससी पे केस कर दें कि भाई यूपीएससी ने तो गलत आंसर दिया, हमने तो कोचिंग में ये पढ़ा था। तो ऐसा कोचिंग पे कभी भी मत विश्वास कीजिए। आप खुद ब खुद नई रिसर्च पेपर पढ़ सकते हैं तो जरूर मेरे पास आइए, मैं आपको मटेरियल दूंगा, मैं आपको ऑथेंटिक साइट का एड्रेस भी दूंगा जहाँ से मैं लेता हूँ। तो ये सारी चीजें होती हैं जो हिंदी वाले बच्चों के पास नहीं अवेलेबल होती है। तो चलिए, तो ये जो मेटियो सुनामी था वो आपको प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर में दिखाई दी। ठीक है, तो ये सारी चीजें। तो चलिए आप देखें, 2 और रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। उसके बाद था कार्बन रेखा के ऊपर शक्तिशाली पवन। हम लोग जानते हैं वायुमंडल का जो एक लेयर है उसके ऊपर कार्बन रेखा जो है, उसको माना यह जाता है कि ये कार्बन रेखा जो है वो स्पेस और पृथ्वी का वायुमंडल है उसका बाउंड्री है। ये तकरीबन 100 किलोमीटर के आसपास पहुंचता है। यानी 100 किलोमीटर जब हम अपने बच्चे को क्लास में पढ़ाते हैं, और आप जितने बच्चे हैं उसमें से जो हमारे
स्टूडेंट देख रहे होंगे तो वो जानते हैं कि मैं बताता हूँ कि हेट्रोस्फीयर और होमोस्फीयर। तो जो होमोस्फीयर है वो 100 किलोमीटर, वही बेसिकली रियल आपका वायुमंडल है। तो ये चूंकि आप 100 किलोमीटर के ऊपर जाएंगे तो हवा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो इफेक्ट हुआ, इस इफेक्ट से क्या हुआ कि कार्बन लाइन के ऊपर पवनें चलने लगी, और वो भी ऐसी वैसी पवनें नहीं, 720 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति से ये शक्तिशाली पवनें चली। सोचिए कितना ये वायुमंडल के इसमें ये कर दिया एक ज्वालामुखी विस्फोट। तो इसीलिए हम जब ज्योग्राफी पढ़ाते हैं बच्चों को तो मैं बताता हूँ कि देखिए ये जो है एक दूसरे से, क्लाइमेटोलॉजी जियोमॉर्फोलॉजी से जुड़ा हुआ है, तो हर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ये एक रिकॉर्ड था। उसी तरह से एक और रिकॉर्ड किया है इतिहास में सबसे लंबा प्लम, यानी ये जो विस्फोट हुआ और जो चला गया ऊपर, तो सबसे ऊंचा टॉलेस्ट प्लम, सबसे लंबा प्लम, ये 57 किलोमीटर ऊंचा तक चला गया था। जैसे हमने बताया आपको कि पानी तो 53 किलोमीटर तक था, लेकिन इससे और आगे 4 किलोमीटर और ऊंचा तक इसका प्लम चला गया, यानी 57 किलोमीटर, यानी अर्थात आपका मध्य मंडल तक चला गया। तो पिछला रिकॉर्ड धारक जो था वो 1991। तो जैसा कि अक्सर मैं बताता हूं कि जब आप रिकॉर्ड बनता है कोई तो पिछला रिकॉर्ड वाले को भी याद रखना चाहिए। तो पिछला रिकॉर्ड जो था ये भी याद रखिए, माउंट पिनातुबो का विस्फोट था, जो अपने उच्चतम बिंदु से 40 किलोमीटर ऊपर तक गया था। लेकिन आप देखेंगे तो ये समताप मंडल तक ही था, लेकिन ये मध्य मंडल तक चला गया, इतना बड़ा विस्फोट था। तो ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण, ये 4 रिकॉर्ड बना और ये आपको रखना चाहिए याद। अगर आप इसको वीडियो को देख के रोक के लिख भी सकते हैं, ये बहुत ही आसान आपको होगा। तो चलिए, जैसा कि हम बताते हैं अक्सर कि ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाता हूँ, ये यूपीएससी के लिए आपको बहुत ही मददगार, बहुत ही फायदेमंद होगा। तो चलिए देखते हैं यूपीएससी के लिए प्रश्न। तो इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बड़े ज्वालामुखी विस्फोट बड़ी मात्रा में राख और गैसें छोड़ते हैं, जिससे वायुमंडल ठंडा होता है। समान आकार के विस्फोटों की तुलना में टोंगा विस्फोट ने आश्चर्यजनक रूप से सल्फर डाइऑक्साइड के उच्चतम स्तर का उत्पादन किया। दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा, बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण भूकंपीय तरंगों द्वारा मेटियो सुनामी का निर्माण होता है। चौथा, टोंगा विस्फोट से वायुमंडल में मीथेन और ओजोन की मात्रा कम हो सकती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? 1 और 3, 1 और 4, 2 और 4, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। आप हमारे वीडियो को देखेंगे तो आपको आसानी से इसका उत्तर मिल जाएगा, लेकिन वैसे आप सीधा इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत भारी क्वेश्चन है। तो सुन लीजिए कि आपको यूपीएससी के लिए जब तैयारी करना है तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और अगर आप इस 2023 में दे रहे हैं तो आप जरूर हमारे इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। ये टेस्ट सीरीज काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। और इसके साथ ही जैसा कि मैं आपको कहता हूं, इसका उत्तर मैं अगले वीडियो में दूंगा, और ये अगला वीडियो ये है हमारा। तो इस वीडियो के लिए भी आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं पिछले प्रश्न का उत्तर। पिछले प्रश्न का उत्तर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नासा का स्पेस लॉन्च सिस्टम अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, यानी सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। बिल्कुल सही। अभी तक जितने भी रॉकेट बने उसमें सबसे पावरफुल रॉकेट है ये स्पेस लॉन्च सिस्टम है, और ये आपको चांद तक जाएगा और आएगा, ये वाला है। तो ये आपका सही है। दूसरा है, डर्ट अंतरिक्ष यान विशेष रूप से क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन के लिए बनाया गया। नहीं, ये क्षुद्र ग्रहों की जो कक्षा है उसको डाइवर्ट करने के लिए बना, न कि उसके अध्ययन के लिए। इसका नाम ही है, डर्ट का फुल फॉर्म है डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्टिंग टेस्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके रिजल्ट भी अब आ चुके हैं और ये सक्सेसफुल हो चुका है। यानी ये प्लेनेटरी डिफेंस, यानी हमारे ग्रह की रक्षा के लिए कि अगर कोई उल्का पिंड आ गया, जैसे डायनासोर तबाह हो गया था, तो समय रहते हम इस उल्का पिंड को डिफ्लेक्ट कर दें। ये इसलिए इसको डर्ट मिशन कहा गया। उसी तरह से इनसैट मिशन विशेष रूप से मंगल के आंतरिक भाग के अध्ययन के लिए बनाया गया। ये बिल्कुल सही। इनसैट मिशन जो था वो हाल ही में मंगल ग्रह पर भूकंप रिकॉर्ड किया था, वो सबसे शक्तिशाली 5 का था।
तो वो रिकॉर्ड कर रहा है, जिससे वो पता करे कि मंगल का आंतरिक भाग किस तरह से है, उसमें क्या है, उसकी गर्मी किस तरह से है, क्या उसमें मंगल ग्रह पे आसानी से लोग बच सकते हैं, ये सारी चीज़ें वो करेगा। उसी तरह से देखेंगे इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ये गलत है। मैंने बताया था इवेंट होराइजन टेलीस्कोप जो है वो बेसिकली ब्लैक होल का पिक्चर लेने के लिए पूरे दुनिया में जो रेडियो टेलीस्कोप है उसका नेटवर्क है। और इसका मैंने आपको बताया था कि तकरीबन अभी वर्तमान में 11 टेलीस्कोप दुनिया के अलग अलग मुल्कों में है, और इसको मैंने आपको बाकायदा तौर पे दिखाया भी था। तो ये सारी चीज़ें थी। तो अब आप देख लीजिए आपका क्या हो गया, ये सही हो गया, ये गलत हो गया, ये सही हो गया, ये गलत हो गया, तो सही हो गया 1 और 3। तो देख लीजिए उपरोक्त कथन कथनों में से कौन सा सही है, 1 और 2, 1 और 3। तो 1 और 2 नहीं होगा, 1 और 3 बिल्कुल सही है, यही होगा, और 2 और 4 ये भी नहीं होगा, और उपरोक्त सभी ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर हो गया बी, इसका उत्तर हो गया। तो चलिए ये था हमारा टोंगा के बारे में, और मैंने आपको बताया कि ये क्यों महत्वपूर्ण था, कितने रिकॉर्ड बने दुनिया में इस विस्फोट से, और ये विस्फोट क्यों अनोखा है, क्यों अलग है अदर बड़े ज्वालामुखी विस्फोट से। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर पूरी तरह से देखिए, बीच से स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी छूट जाएंगी। और ये बहुत शॉर्ट वीडियो होता है, लेकिन आपके लिए बहुत ही काम का वीडियो होता है। तो इसके साथ ही आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी है कि ये मैं आपको स्टडी मटेरियल भी इस पे दूंगा हमारे ऐप पे। तो हमारे ऐप पे आप आ जाइए और ये ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, और ये डाउनलोड करने के बाद इस ऐप पे आपको बहुत सारे चीज़ मिल जाएंगे। तो बहुत सारे फ्री आपके टेस्ट हैं, आप टेस्ट दीजिए, इसके अतिरिक्त भी बहुत है। और आज का जो ये था कि जो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया। तो चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले हफ्ते अगले वीडियो।